कल पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से चुनावी समर की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने अपनी रैली में नंदीग्राम का खास जिक्र किया। नंदीग्राम कैसे बंगाल चुनाव का केंद्र बन गया, हमारी रिपोर्ट से समझिए। भारत माता की साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। मोदी की इस यलगार के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान और तेज हो गया है और इस चुनावी जंग का केंद्र बन गया है नंदीग्राम। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर ये साफ कर दिया है कि यहाँ के चुनावी संग्राम का एपिसेंटर नंदीग्राम का होना तय है। पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर एक तरह से सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा है, जो इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए बीती 25 फरवरी को ममता बनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हुई थी। ममता जब स्कूटी पर सवार थी तब एक जगह ये स्कूटी लहरा भी गई थी और यही वजह है कि ममता के विरोध प्रदर्शन के इसी तरीके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में चुटकी लेते हुए उन्हें उसी नंदीग्राम सीट पर घेरने का साफ ऐलान कर दिया, जहां से ममता के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। আমাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের বাংলার লড়াইয়ে যিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের কর্মী সমর্থকদের সাথে লড়াই করছেন, যিনি নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, যিনি নন্দীগ্রামের পিসিকে 5 গোল দেবেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু দাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। এখন বলছে বাংলার মেয়ে, শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट अब बेहद अहम हो गई है। ये सीट हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पाले में रही है। शुभेंदु ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहां से ऐलान करने के बाद शुभेंदु ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां से 50,000 मतों से हारेंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का बरसों से खासा प्रभाव रहा है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी खुलकर ममता को चुनौती दे रहे हैं। और देखिए, एक तरफ मोदी कोलकाता के अंदर हुंकार भर रहे थे, तो वहीं ममता भी महंगाई को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी। सिलीगुड़ी में पैदल मार्च निकालकर ममता ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए हमारी रिपोर्ट।
जो हमसे टकराता है और चूर चूर हो जाता है। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष। खेला होवे, দেখা হবে, जेता होवे। मार्च का ये मौसम भले पतझड़ का हो, लेकिन बंगाल में कमल का फूल और फूल पत्ती छाई हुई है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल और टीएमसी के चुनाव चिन्ह फूल पत्ती के रंग में रंगा हुआ है। बंगाल भारत माता की जय। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे। रविवार को बंगाल के सियासी घमासान में राजनीति के दो सबसे बड़े योद्धा आमने सामने थे। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, तो कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। महंगाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने सिलेंडर यात्रा निकाली। ममता की 4 किलोमीटर की पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने रोड शो की थीम महंगाई रखी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ममता बनर्जी के साथ सिलेंडर के कटआउट्स हैं और उस पर सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी की सरकार को टारगेट किया गया है। ममता बनर्जी खुद महंगाई के खिलाफ पोस्टर लेकर चल रही थी। उनके साथ महिलाओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पदयात्रा के बाद रैली हुई, जिसमें ममता ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। ममता ने तो यहां तक कह डाला कि अब परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। ममता की पदयात्रा और रैली में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस की महंगाई का मुद्दा छाया। रैली में रसोई गैस के सांकेतिक सिलेंडर दिखाई दे रहे थे। ममता महंगाई को चुनावी बनाने में जुटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ममता राज के कथित भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? उजाला गैस कहा गया, उजाला उजाला का रोशनी कहा गया। टैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi और अमित शाह. There is no other syndicate. सुपर संडे के सुपर मुकाबले से साफ हो गया है कि भले ही बंगाल की चुनावी समर में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो, लेकिन चुनाव नतीजे दोनों दलों के ये दो योद्धा ही तय करने वाले हैं। ममता वर्सेस मोदी जारी है। इस बीच बंगाल में पीएम मोदी ने 2 नए नारे दिए, इस बार और नहीं। इन नारों के सहारे पीएम ने दरअसल बीजेपी का प्लान बताया कि बंगाल में अब क्या होगा और क्या नहीं, और बीजेपी की सरकार बनी तो होगा क्या। ये वीडियो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली के लिए लाखों लोग जमा हुए। पीएम मोदी ने इस रैली में ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ममता राज पर कुशासन का आरोप लगाया है। उन्होंने बंगाल में अन्याय, कटमनी, हिंसा, सिंडिकेट, असुरक्षा और बर्दाश्त नहीं करने का नारा दिया। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा
तुमको। पीएम मोदी के इस नारे के बारे में एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था। आर नॉय हिंसा, आर नॉय सिंडिकेट, आर नॉय कट मनी, आर नॉय और सुरक्षा, ये सारे वो शब्द हैं। न्याय की जगह कई सारे नए शब्दों का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो जाएगा। ये बड़ा और नया कैंपेन जो शुरुआत होगी कम शब्दों में बड़ी बात रखने की, लोगों तक पहुंचने की। भारत माता की आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने एक और नारा देते हुए कहा कि इस बार अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो क्या क्या होगा। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस खास मौके पर हम आपको एक महिला एसडीएम की शानदार कहानी दिखाते हैं जो सिर्फ महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी प्रेरणा है। ये मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की एसडीएम नेहा साहू हैं और ये सफाई किसी सरकारी कार्यक्रम में फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को गंदगी के जाल से बाहर निकालने के लिए एक महिला अधिकारी की मजबूत इच्छा शक्ति का सबूत है। दरअसल एसडीएम नेहा साहू रविवार को अपने अधिकारियों के साथ शहर में स्वच्छता की जांच के लिए निकली थी। निरीक्षण करते करते जब वो इस गंदे नाले के पास पहुंची तो अधिकारियों को निर्देश देने की बजाय खुद फावड़ा लेकर उतर गई सफाई के लिए। एसडीएम नाले की सफाई के लिए उतरी तो बाकी अधिकारी भी कूद पड़े। उनके इस प्रयास से बुरी तरह गंदगी से अटा हुआ ये नाला तुरंत साफ तो नहीं हुआ, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है कि ये नाला सरकारी उदासीनता का शिकार नहीं होगा। अगर हम कर सकते हैं तो लोग भी कर सकते हैं और जो नाला है वो वाकई उसको टेक ओवर करना पड़ेगा, उसकी सफाई शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो अभी हमने ये उठाया स्टेप खिलचीपुर को और सुंदर करने के लिए। नेहा साहू की सफाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि देश में कोरोना अपने आखिरी दौर में यानी अपने आखिरी फेज में है। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही कि कोरोना के खिलाफ जंग अपने आखिरी चरण में है और अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यानी भले ही उन्होंने कहा हो कि कोरोना खत्म होने को है आखिरी चरण में, लेकिन सावधानी हमें अभी भी बरतनी है। I personally feel that COVID, if all of us remain together and if we have the right, I think that the country has the right approach. COVID is already on its way out. देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान देश के लिए राहत भी है और सावधान रहने की बड़ी हिदायत भी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कहा कि देश अगर सावधान रहेगा तभी कोरोना हारेगा। देश के कई इलाकों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई और वहां के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। देश में लगातार 2 दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में रविवार को 2086 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में रविवार को 11,141 नए केस सामने आए, जो कि बीते 5 महीनों में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में शनिवार को 1179 नए केस दर्ज किए गए और 12 लोगों की मौत भी हुई है। पंजाब के 4 जिलों नवा शहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। ऐसे में अगर देश को कोरोना को हराना है तो फिर नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना कि कोरोना अपने आखिरी फेज के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से औरंगाबाद में आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है। औरंगाबाद में पिछले 24 घंटे में 4,264 एक्टिव केस सामने आने के बाद आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद में 11 मार्च से 6 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। ये आंशिक लॉकडाउन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। हालांकि वीकेंड पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा होगी। शादी समारोह के लिए प्रशासन की मंजूरी और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। 11 मार्च से 4 अप्रैल तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है।
स्विमिंग पूल, स्टेडियम और कृषि मंडी को भी बंद कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर स्कूल की सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। बाहर निकलने वाले सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामलों में कमी नहीं होती तो फिर प्रशासन आंशिक लॉकडाउन को फुल टाइम लॉकडाउन में बदल सकता है। आपको बता दें कि 7 मार्च को महाराष्ट्र में 11,141 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 22,19,727 हो गए हैं। दिल्ली का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या होगा खास दिल्ली के बजट पे, क्या रहने वाली है केजरीवाल की प्लानिंग, जानिए इस रिपोर्ट। 16 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट करीब 65,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। बजट की सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार आम लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर सकती है। अभी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन 250 रुपए में लग रही है, जबकि 60 से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल के ऊपर के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। टीकाकरण का अगला फेज आम लोगों के लिए होगा। इसके अलावा अगले साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का ऐलान भी दिल्ली के बजट में किया जा सकता है, जिसमें कनॉट प्लेस की तरह ही पूरी दिल्ली में ऊंचे लहराते तिरंगे भी दिख सकते हैं। और अब खबर असम से, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बीजेपी को वहां पर एक बड़ा झटका भी लगा है। ये मारपीट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है। मामला असम में टिकटों के बंटवारे और सीट शेयरिंग का बताया जा रहा है। टिकट के बंटवारे को लेकर सुबह से ही गुवाहाटी के पास सोनापुर के स्प्रिंग वैली रिसोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए थे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी आला नेता भी मौजूद थे। वहीं पर गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में ही सिर फटौल कर लिया। हालात इतने बिगड़े कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ साथ होटल के सुरक्षा कर्मियों को भी आगे आना पड़ा। अब समझिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस गुस्से का कारण क्या था। दरअसल बीजेपी की प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके सुमरोंगहांग टिकट न मिलने से नाराज हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा बीजेपी के कई और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसी बात का गुस्सा है कि पार्टी में शामिल इन नेताओं को उन पर तरजीह दी जा रही है। असम में सभी 126 विधानसभा सीटों पर 27 अप्रैल, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को परिणाम आएंगे। और देखिए, किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है। यूपी में एक बार फिर से प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में पहुंची, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा निराला था। मेरठ में जब प्रियंका गांधी किसान पंचायत में पहुंची तो किसानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ ट्रैक्टर का दामन थामा। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के कैली गांव में आई प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। संसद के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग कर रखे हैं, लेकिन आपका बकाया नहीं मिल रहा है। कहते हैं आपके बकाये के लिए पैसा नहीं है। इस मंच से प्रियंका ने भाई राहुल गांधी का भी जिक्र कर दिया। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ ये कहा कि 215 किसान शहीद हुए हैं, हम सबको खड़ा होना चाहिए, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। आपको मालूम है कि इस सरकार का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ। सरधना को बीजेपी विधायक संगीत सोम का गढ़ माना जाता है। दरअसल प्रियंका किसानों के बहाने पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों में लगातार किसान पंचायतों में शिरकत कर रही हैं। जानिए एक और अहम खबर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया। मेरठ में उन्होंने कांग्रेस के मंच से ऐलान किया कि कांग्रेस 3 तलाक कानून को खत्म करेगी। राशिद अल्वी ने ये सब उस मंच से कहा जिस पर खुद मौजूद थी प्रियंका गांधी। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं, प्रियंका गांधी आने वाली है, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। राशिद अल्वी यहीं नहीं रुके। अगली बात जो उन्होंने बोली वो ऐलान कम खींच ज्यादा लग रही थी। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पार्टी। और देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चंदा उस राज्य से मिला है जहां कांग्रेस का शासन है। 42 दिन का अभियान और 2,500 करोड़ से ज्यादा का योगदान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया।
अभी चंदे के रकम की गिनती जारी है, लेकिन अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक राजस्थान से मिले चंदे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चौंका दिया है। राजस्थान के 36,000 गांवों और शहरों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हुआ है। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन, योगदान, सहयोग संपूर्ण भारत में शायद एक राज्य के रूप में सबसे अधिक है। अभी और आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी है, राजस्थान अकेला जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर, ये 3 इकाइयां ये 500 करोड़ को पार कर गई। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वाले कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के दौरान होने वाले कई दिलचस्प अनुभव भी साझा किए। अब आपको अजब एमपी के एक ऐसे गजब नेता से मिलवाते हैं जो शराब बनाने के लिए लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। हमारा आप लोगों से निवेदन है, अगर धंधो करना तो धंधो खूब करो, लेकर भाई हमारी आप लोगों से विनती है, बनाओ खूब, हमारी छूट है, सरकार की छूट है, बोलो के हम लटके के हम आ जाए, लेकिन पीना नंजा बेचो, पीना नंजा बेचो। इस बात का संकल्प रहना है कि दारू बनाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, बनाओ बेचो खूब, हम तुम्हारे संगे हैं, पीना नंजा। नेताजी गए तो थे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके टीकमगढ़ में लोगों की शराब छुड़वाने, लेकिन ऐसा विवाद गले पड़ा कि उससे पीछा छुड़वाने में नेताजी ही पसीने पसीने हो रहे हैं। ये है टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पार्टी के 2 बार जिला महामंत्री रह चुके अनिल पांडे। एक तरफ शिवराज सरकार पूरे राज्य में शराबबंदी की योजना बना रही, तो वहीं अनिल पांडे खुलेआम सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। हमारा आप लोगों से निवेदन है, अगर धंधो करना तो धंधो खूब करो, लेकर वीडियो वायरल हुआ तो मामला बढ़ा। बड़े मामले पर सवाल पूछा गया तो शराब छुड़वाने वाले नेताजी सवाल से पीछा छुड़वाने लगे। तुमने कहा आज ये दारू पीना छोड़ देंगे, कर्जे बनाना भी छोड़ देंगे। उस उद्देश्य से हमने कहा था कि आज हम इनको दारू पिलाना जी पीना बंद कर देंगे तो कल बनाना भी बंद कर देंगे। जिस टीकमगढ़ में नेताजी लोगों को शराब बनाने के मुजवानी लाइसेंस बांट रहे हैं, वहाँ दरअसल शराब की 50 से ज्यादा दुकानें हैं। 2019-20 में टीकमगढ़ जिले में सरकार को शराब से करीब 87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। तो इस बीच पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर चुनाव के चलते संसद सत्र स्थगित करने की मांग कर डाली है। आपको याद दिला दें कि बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है। इस बीच सुदीप बंदोपाध्याय ने चिट्ठी लिख डाली है लोकसभा स्पीकर को और उसमें कहा गया है चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने और खासतौर पर बंगाल में भी जो चुनाव है वो पूरे चरम पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिनों में वहां पर चुनाव होने हैं। इससे पहले सुदीप बंदोपाध्याय ने पत्र लिखकर कहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में प्रचार हो रहे हैं लगातार, ऐसे में संसद का सत्र स्थगित कर दिया जाए। चलिए बात महिला दिवस की कर लेते हैं। देखिए झारखंड के सुदूर इलाके में आज भी महिलाओं को डायन बताने वाली कुप्रथा का अभी भी कुप्रथा ये वाली कायम है। झारखंड की ऐसी ही एक महिला जिसे डायन बताकर मारने की कोशिश की गई, आखिर कैसे वो चट्टान की तरह खड़ी हो गई और उसे पद्मश्री तक मिल गया, ये कहानी देखिए। नहीं होता। आंखों में आंसू भरे ये हैं छुटनी महतो। छुटनी आज भी उन दिनों को याद करके रो पड़ती हैं जब करीब 25 साल पहले उन्हें डायन बताकर मारने की कोशिश की गई थी। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के दूर दराज इलाके की रहने वाली छुटनी रात में छोटे छोटे बच्चों को लेकर गांव से जान बचाकर भागी। सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गए भाग के, कोई नहीं देखा। इतना कष्ट करके जब हम इतना दूर आ गए ताकि 8 महीना हम पेड़ का नीचे में थे, बाल बच्चा लोग उनको रख के। इस घटना से छुटनी के अंदर इतना गुस्सा भर गया कि उन्होंने इस डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की सोच ली और इसी के तहत उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। छुटनी के इस काम के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। छुटनी इसके लिए पीएम मोदी को बार बार शुक्रिया कहना नहीं भूलती। तब हिम्मत लेके हम एक दूसरे के लिए हम काम किए और कर रहे हैं अभी भी। छुटनी जैसे ही दूर दराज के इलाके से नारी शक्ति का एक नमूना देखने को मिला महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से। यहाँ के नक्सली प्रभावित दूर दराज के गाँव में विकास का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन यहाँ के कोटी गाँव में उम्मीद की रोशनी बनी है 21 साल की एक युवती भाग्यश्री लेकामी। हमारे ट्राइबल विलेजेस में डेवलपमेंट तो होता ही नहीं। राजधानी से करीब गांव 2000 किलोमीटर है। ना यहाँ पे सरकार आती है,
ना कोई इधर पूछताछ करते हैं। भाग्यश्री पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ लिखकर बाहर नौकरी करने के बजाय उसने अपने गांव का भाग्य निखारने का बीड़ा उठाया है। भाग्यश्री गांव के सरपंच बनकर गांव का विकास कर रही है। गांव के युवाओं को भी सलाह देती है। नमन है ऐसी महिला शक्ति को जो अपनी हिम्मत के बल पर समाज को एक राह दिखा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर ओडिशा के पुरी में सैंड आर्ट के जरिए नारी शक्ति को सम्मान दिया गया। सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने बढ़ती महिला शक्ति को सलाम करते हुए इस आर्ट को बनाया है। इस सैंड आर्ट को बनाने के लिए 20 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। इस बार आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी बेहद खास है। थीम है विमेन इन लीडरशिप और इसी को लेकर ये सैंड आर्ट डेडिकेट किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में तलब किया है। 2 दिन तक देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद पार्टी पर्यवेक्षक दिल्ली लौट चुके हैं। उनके दिल्ली लौटने के साथ ही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तलब कर लिया गया है। इससे उत्तराखंड की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आज दोनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड में सीएम पद पर बदलाव कर सकती है। उत्तराखंड में बदलाव की आहट तब मिलने लगी थी जब आलाकमान ने 2 ऑब्जर्वर देहरादून भेजे थे। राज्य में अगले साल चुनाव होने, लेकिन उससे पहले सरकार और संगठन में असंतोष की खबरें दिल्ली को बेचैन कर रही थी। यही वजह है कि शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। दोनों नेताओं ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मैराथन बैठक करके हालात की जानकारी ली। पर्यवेक्षकों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी लंबी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक 9 मार्च को दिल्ली में बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें उत्तराखंड को लेकर कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। आज के दिन की एक और बड़ी हलचल जान लीजिए। आज से संसद सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस दूसरे हिस्से के ज्यादा हंगामेदार रहने की आशंका है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन सब की महंगाई को लेकर बीते कुछ दिनों से विपक्ष लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और इस हंगामे की गूंज आज सड़क से निकलकर संसद में सुनाई दे सकती है। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। कांग्रेस सदन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों की बढ़ोतरी का मुद्दा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नए आईटी कानून और कोरोना के बढ़ते मामलों और बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकती है। इसके अलावा किसान आंदोलन को भी 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कांग्रेस तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग सदन में फिर दोहरा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश होगी कि अनुदान मांग और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लग जाए। इसके अलावा डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, दिल्ली के एलजी और सीएम के अधिकार और वायु प्रदूषण को लेकर भी सरकार बिल ला सकती है, जबकि विपक्ष का सारा जोर महंगाई और किसानों के मुद्दे पर रहेगा। ऐसे में संभावना है कि चर्चा के लिए कांग्रेस दोनों सदन में स्थगन प्रस्ताव भी ला सकती है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए, तो जवाब में कांग्रेस ने कह दिया कि बीजेपी को देश के बजाय कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। यहाँ पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग को आपने साथी बनाया है, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ को साथी बनाया है और महाराष्ट्र में शिवसेना को साथी बनाया है। भैया, आपकी दिशा क्या है? अमित शाह का ये बयान केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आया। मंच से उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ लोगों को ये समझाने की कोशिश भी की। शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। देश की दिशा की चिंता इनको नहीं है, कांग्रेस की दिशा की बड़ी चिंता कर रहे हैं। जिस दिशा में आप देश को धकेल रहे हैं, कांग्रेस उस दिशा से देश को बचाने के लिए सबसे हाथ मिला रही है और बिल्कुल मिलाएगी। इस बीच बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके बंगाल के उन एम्बुलेंस पर सवाल खड़े कर दिए जिस पर ममता बनर्जी के पोस्टर चस्पा है। मालवीय ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा कि सरकारी विभाग की गाड़ी पर एक उम्मीदवार का चेहरा कैसे लगा है। आपको याद दिला दें, इससे पहले टीएमसी के कहने पर चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी की तस्वीर वाले सरकारी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर अब अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमला कर दिया है और उन एम्बुलेंस पर सवाल खड़े कर दिए जो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो एम्बुलेंस है जिस पर खुद ममता बनर्जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। और आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय है, उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई करेगा।
बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की दरार एक बार फिर सामने आ गई है। गिरिराज के बयान पर जवाब देते हुए नीतीश ने क्या कह दिया, देखिए। शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछिए। नीतीश के इस बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दावे भले हजार हों, लेकिन बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार में दरार झलक ही जाती है। दरअसल 2 दिन पहले बेगूसराय की रैली में गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को काम नहीं करने पर डंडे से मारने वाला बयान दिया था। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे, नहीं सुने थे तो तू बात से लेकर मारो न, नहीं सुने नहीं किया सुन। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने। नीतीश से गिरिराज सिंह के इस बयान के बारे में पूछा गया तो नीतीश ने पलटवार कर दिया। शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछिए। नीतीश और गिरिराज के बीच पर्दे के पीछे की खींचतान कोई नई बात नहीं है। गिरिराज चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार का मुद्दा उठा चुके हैं। अब नीतीश के बयान से एक बार फिर साबित हो कि गठबंधन में प्रेशर गेम चालू है। अब आपको यूपी के एक राजनीतिक कुनबे की खबर दिखाते हैं, जहां चाचा भतीजा जब आमने सामने आए तो कैसे रिश्ते की तलखी फिर से भरे मन से उजागर हो गई। कार्यक्रम में अखिलेश आए, चाचा शिवपाल के पैर भी छुए, लेकिन बातचीत किए बिना निकल गए। अखिलेश ने पूरे कार्यक्रम में सबसे बातचीत की, लेकिन चाचा शिवपाल से न हाथ मिला पाए और न ही दिल। चाचा भतीजे के रिश्तों की ये तलखी यूपी के सैफई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में देखने को मिली, जब पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की बहन की रिंग सेरेमनी में पूरा मुलायम कुनबा एक साथ आया था। समारोह में मंच पर फोटोशूट के दौरान लालू यादव के दोनों बेटों ने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन इस फोटो में चाचा शिवपाल नदारद दिखे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां शिवपाल यादव के बयान के बाद ये कयास लग रहे थे कि चाचा भतीजा साथ आ जाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों से ऐसा होता दिख नहीं रहा। तो नमस्ते भारत में अब बात कर लेते हैं रोहिंग्याओं की। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन शुरू होती हड़कंप मच गया। सिर पर सामान लादे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशान भीड़ की वजह है सरकार का एक्शन। ये म्यांमार से आए रोहिंग्याओं की तस्वीरें हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय ने वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल शनिवार को जम्मू प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू की और 155 लोगों को कठुआ के डिटेंशन सेंटर भेज दिया। अपने लोगों की वापसी नहीं होने को लेकर बाकी रोहिंग्या दहशत में आ गए और सामान के साथ रविवार को इकट्ठा होकर मांग उठाने लगे कि अगर डिटेंशन सेंटर भेजना है तो सबको साथ भेजें। हम अपना देश में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, 100% हम तैयार है जाने के लिए। यहाँ रहने नहीं आया है, हम अपना मजबूरी में यहाँ सिर्फ अपना जान बचाने के लिए हम थोड़ा वही परेशानी लेकर तब तक हमारा देश शांति हो जाए, वहाँ हम ऐसे भी निकल जाना। वहाँ रोहिंग्या युवकों का कहना है कि म्यांमार में स्थिति सुधर जाए तो वो खुद वापस चले जाएंगे। म्यांमार में इस समय भारी तनाव है। बंगाल से लेकर असम तक के चुनाव में भी अवैध रोहिंग्याओं का मुद्दा लगातार उठ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में महिला सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाया। अपने बीच उन्हें पाकर काफी खुश दिखाई दिए वहां के कर्मचारी। शिवराज सिंह चौहान से बातचीत में महिलाओं ने बताया कि उन्हें यही उम्मीद है कि लोग उन्हें सम्मान दें और उनके काम को सम्मान से देखें। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।